नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पॉइंटर में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोग संविधान सभा के बारे में चर्चा कर रहे थे और इस वीडियो को हम लोग पुनः संविधान सभा की चर्चा से ही प्रारंभ करेंगे। वीडियो में आप सभी अंत तक बने रहें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए हम लोग चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। 26 नवंबर 1949 को जब संविधान पार्शली रूप से लागू किया गया था, तो उस समय अनुच्छेदों की संख्या कितनी थी? तो कुल 15 अनुच्छेद थे। और हम लोग को पता है कि इसको संपूर्ण रूप से यानी पूर्ण रूप से जो संविधान को कब लागू कर दिया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया था। और भारतीय संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया था? तो संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान को अपनाया गया था। संविधान सभा की कार्रवाई कब प्रारंभ कर दी गई थी? तो संविधान सभा की जो पहली बैठक तो 9 दिसंबर 1946 को की गई थी। लेकिन एक अपनी कार्रवाई कब प्रारंभ किया था? तो 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव के साथ यानी ऑब्जेक्टिव रेज़ोल्यूशन के साथ इन्होंने अपनी कार्रवाई को प्रारंभ किया था। और ऑब्जेक्टिव रेज़ोल्यूशन यानी उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो जवाहरलाल नेहरू जी ने इसको संविधान सभा में प्रस्तुत किया था। अब हम बात करेंगे कि संविधान सभा द्वारा इस संविधान संविधान सभा द्वारा भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव कब पारित किया गया? तो ये 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया था और इसी दिन उद्देश्य प्रस्ताव को भी स्वीकार कर लिया गया था। और जब भारत का विभाजन हो गया था, तो उस समय पाकिस्तान के लिए माउंटबेटन प्लान के तहत एक अलग संविधान सभा के गठन की बात कर दी गई थी। कर दी गई थी और भारत के लिए अब पहले जो थे 389 सदस्य होते थे संविधान सभा में पूरे भारत के लिए, लेकिन पाकिस्तान का क्षेत्र अलग हो गया, तो इसलिए संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया था। और ये कब किया गया था? 31 अक्टूबर 1947 को भारतीय संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया। जैसा कि मैं अभी बताया कि माउंटबेटन योजना के तहत पाकिस्तान के लिए एक पृथक संविधान सभा का गठन किया गया था। और जो भारतीय संविधान सभा थी, अब उनमें पहले 389 सदस्य होते थे, लेकिन अब सदस्यों की संख्या उसमें घट जाएगी और ये 299 हो जाएगी, जिसमें से 229 सदस्य प्रांत से होंगे और 70 सदस्य रियासत से होंगे। और संविधान सभा की कुल कितनी बैठक हुई थी या कितने अधिवेशन हुए थे? तो 11 अधिवेशन हुए थे। और संविधान सभा अंतिम बार 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की बैठक हुई थी और इसी दिन संविधान सभा के जो सदस्य थे वो संविधान पे हस्ताक्षर किए थे। अगर इस अधिवेशन को जो 24 जनवरी 1950 को हुआ था, अगर इसको शामिल कर लिया जाए तो अब कुल अधिवेशन कितने हो जाएँगे? 11 प्लस 1 यानी टोटल 12 अधिवेशन हो जाएँगे। इसको जो 24 जनवरी 1950 है, अगर इसको शामिल कर लिया जाए तो। देखिए यहाँ पे है कि अंतिम बैठक कब इसकी हुई थी? तो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। और जो पहला सत्र कब हुआ था? तो 9 से 23 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था। केवल इसको याद करने की ज़रूरत है और इसमें से ये सब याद करने की ज़रूरत नहीं है। संविधान सभा द्वारा जो भारतीय संविधान को कब स्वीकार किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को स्वीकार किया गया था। जब भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा जब स्वीकार किया गया था, तो उस समय कितने सदस्य उपस्थित थे संविधान सभा में? तो 284 सदस्य उपस्थित थे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। संविधान सभा द्वारा जो सदस्य थे संविधान सभा के, वो कब संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? तो 24 जनवरी 1950 को। अभी हम लोग इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। साइमन कमीशन के प्रतिक्रिया स्वरूप यानी साइमन कमीशन जो आया था फरवरी 1928 में साइमन कमीशन भारत में आया था। उसके प्रतिक्रिया स्वरूप 19 मई 1928 को मुंबई में एक सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें भारत
के संविधान निर्माण के लिए एक समिति का गठन किया गया था और उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित मोतीलाल नेहरू जी अध्यक्ष उसके थे। और जो ये समिति बनी थी पंडित मोतीलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में, वो अपना रिपोर्ट कब प्रस्तुत किया था? तो 10 अगस्त 1928 को उसने अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया था। क्योंकि उस समय अंग्रेज़ों का यह मानना था कि भारत में ऐसे लोग हैं ही नहीं, या भारत के पास ये क्षमता नहीं है कि वह अपने लिए एक मिला-जुला एक संविधान का निर्माण कर सके। तो इसीलिए नेहरू जी की अध्यक्षता में, मोतीलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था और वो लगभग 3 महीने के, केवल 3 महीने के अंदर ही भारत के संविधान का कैसा प्रारूप होना चाहिए उसके संबंध में एक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी। जो यह रिपोर्ट थी वो किस सिद्धांत पर आधारित थी? तो यह रिपोर्ट अधिराज्य का सिद्धांत पर आधारित थी, यानी डोमिनियन स्टेटस इसमें देने की बात कही गई थी। जो नेहरू समिति थी इसके सदस्य कौन थे? तो मोतीलाल नेहरू जी इसके अध्यक्ष थे, जो कि कांग्रेस से संबंधित थे। सुभाष चंद्र बोस जी, ये भी कांग्रेस से संबंधित थे। जवाहरलाल नेहरू जो कि सचिव थे इस समिति के, वो ये भी कांग्रेस से संबंधित थे। सर अली इमाम, सुवाब कुरैशी, ये दोनों लोग मुस्लिम लीग से संबंधित थे। जी.आर. प्रधान दलित थे। एम.एस. अणे हिंदू महासभा और एम.आर. जयकर ये भी हिंदू महासभा, ये 2 लोग हिंदू महासभा से थे। सरदार मंगल सिंह सिख थे। तेज बहादुर सप्रू उदारवादी थे और एम.एन. जोशी श्रमिक संघ से संबंधित थे। जो भारतीय संविधान का मुख्य प्रारूपकार कौन थे? एल.एन. मुखर्जी जी थे। मुख्य प्रारूपकार एल.एन. मुखर्जी जी। संविधान सभा के प्रारंभ में अस्थायी उपाध्यक्ष कौन थे? तो फ्रैंक एंथोनी थे, अस्थायी उपाध्यक्ष थे। कमेंट में आप लोग बताइए कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? पिछले वीडियो में हम लोगों ने इनके बारे में चर्चा की है। अगर आप लोग को इनके बारे में नहीं आइडिया है तो पिछला वीडियो आप लोग देख सकते हैं। संविधान सभा के पहले अस्थायी उपाध्यक्ष कौन थे? एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णमाचारी, 2 लोग इसके संविधान सभा के अस्थायी उपाध्यक्ष थे। प्रारूप समिति में एकमात्र कांग्रेसी सदस्य कौन थे? के.एम. मुंशी जी थे। प्रारूप समिति में एकमात्र कांग्रेसी सदस्य के.एम. मुंशी थे और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? बी.आर. अम्बेडकर जी। जो 26 नवंबर है उसको संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 जनवरी को ही संविधान को क्यों लागू किया गया था? क्योंकि 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस ने स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। इसके बारे में हम लोग बता चुके हैं कि जो 1929 का लाहौर अधिवेशन था उसमें ही भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई थी और उसी क्रम में 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस द्वारा स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था। भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा में किस क्षेत्र से निर्वाचन किया गया था? तो जब भारत का विभाजन नहीं हुआ था तो इनको पश्चिम बंगाल के क्षेत्र से शामिल किया गया था, लेकिन जब देश का विभाजन हो गया तो इनको बंगाल प्रेसिडेंसी के पूना से निर्वाचित किया गया था। पूना के क्षेत्र से इनका निर्वाचन किया गया था। जो राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व वी.टी. कृष्णमाचारी ने किया था संविधान सभा में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने वयस्क मताधिकार को 15 वर्षों के लिए स्थगित करने की बात कही थी। मौलाना अबुल कलाम का यह मत था कि जो इसमें जो है वयस्क मताधिकार है उसको 15 वर्ष के लिए स्थगित कर दिया जाए। यानी कि 18 वर्ष के बाद, जैसे इसमें क्या है कि 18 वर्ष आपकी अगर आयु हो गई है तो आप वोट कर सकते हैं। लेकिन उस समय मौलाना अबुल कलाम का यह मत था कि इसको 15 वर्षों के लिए स्थगित कर दिया जाए, फिर उसके बाद इसको लागू कर दिया जाएगा। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव जो है प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा किया गया था। संविधान सभा के जो भी सदस्य होते थे वो प्रांतीय विधानसभाओं के ही द्वारा उनका चुनाव किया गया था। और संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया था।
आगे हम लोग बात करेंगे कि संविधान सभा द्वारा भारत को राष्ट्रमंडल के सदस्य के रूप में कब सत्यापन किया गया, तो वो मई 1949 को भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य बन गया था। और राष्ट्रगान को कब अपनाया गया था, तो 24 जनवरी 1950 को, और 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रगीत को भी अपनाया गया था। आगे हम बढ़ते हैं कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को कब चुना गया था, तो 24 जनवरी 1950 को चुना गया था। अब ये इम्पोर्टेंट है यहाँ पे कि संविधान सभा की कुछ जो महत्वपूर्ण समितियां हैं उनके अध्यक्ष कौन थे, इसकी हम लोग चर्चा करेंगे। जो संघ समिति इसके अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू जी थे। जो संचालन समिति थी इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। मूल अधिकार व अल्पसंख्यक अधिकारों से संबंधित परामर्श समिति के अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल जी थे। और इसकी 2 उप समितियां थी। पहली मौलिक अधिकार पर उप समिति, इसके अध्यक्ष जेबी कृपलानी जी थे। अल्पसंख्यक उप समिति जो थी एचसी मुखर्जी इसकी अध्यक्षता करते थे। संघीय संविधान जो समिति थी इसके अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू जी थे। और प्रांतीय संविधान समिति इसके अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल जी थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। ये तीनों ही बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये हमेशा एग्जाम में आता रहता है यहाँ से क्वेश्चन। प्रक्रिया नियम समिति जो थी इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। कार्य संचालन समिति के.एम. मुंशी। राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के कार्य कारण संबंधी समिति जो थी इसके अध्यक्ष जीवी मौलांकर जी थे। राज्यों संबंधी समिति जवाहरलाल नेहरू। और बिल एवं स्टॉक समिति राजेंद्र प्रसाद। ये भी इम्पोर्टेंट है कि राज्यों संबंधी समिति के अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू जी थे। संविधान सभा के जो प्रारूप समिति का गठन कब कर दिया गया था, तो 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया। और इसके अध्यक्ष कौन थे, भीमराव अम्बेडकर जी थे। और इसमें कुल 7 सदस्य थे। जो प्रारूप समिति थी उसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो 7 थी। आगे हम लोग बात करते हैं संविधान सभा के जो सदन समिति थी इसके अध्यक्ष कौन थे, तो बी पट्टाभी सीतारमैया जी इसके अध्यक्ष थे। और जो झंडा समिति थी इसके अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे इसके अध्यक्ष। आगे हम बात करते हैं जो प्रारूप समिति थी इनमें कौन कौन सदस्य थे। कुल 7 सदस्य थे और उनका नाम क्या था, एन गोपाला स्वामी अयंगर, के एम मुंशी इकलौते ऐसे सदस्य थे प्रारूप समिति के कि जो कांग्रेसी थे, यानी कांग्रेस के सदस्य थे। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, मोहम्मद मोहम्मद सादतुल्लाह, बी एल मित्र। और बी एल मित्र के स्थान पे एन माधवराव बाद में इसमें शामिल हो गए थे। डीपी खेतान इनकी मृत्यु हो गई थी और इनके बाद टीटी कृष्णाचारी प्रारूप समिति में शामिल हुए। संविधान सभा में हैदराबाद जो रियासत थी उसने अपना प्रतिनिधित्व नहीं दिया संविधान सभा में। संविधान सभा की जो अन्य समितियां जो थीं उन्होंने जो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की उस पे प्रारूप समिति ने उस पे चर्चा की थी। उनकी जो भी अन्य समितियां थी उनकी जो सिफारिशें थी उस पे चर्चा प्रारूप समिति ने की थी। और प्रारूप समिति द्वारा तैयार संविधान का प्रारूप संविधान सभा के अध्यक्ष को 21 फरवरी 1948 को सौंप दिया गया। यानी कि जो प्रारूप समिति ने जो एक संविधान निर्माण के लिए जो एक प्रारूप तैयार किया था उसको संविधान सभा के अध्यक्ष के समक्ष 21 फरवरी 1948 को प्रस्तुत किया। और जो इस प्रारूप समिति ने जो संविधान निर्माण के लिए जो प्रारूप तैयार किए थे उस पे विचार करने के लिए, उस पे चर्चा या सुझाव के लिए एक और विशेष समिति का गठन किया गया। यह विशेष समिति का क्या कार्य था कि जो प्रारूप संविधान के लिए तैयार किया गया उसमें अगर कोई सुझाव है तो उस पे चर्चा करना, और उस सुझाव के बाद जो एक नया प्रारूप या संशोधित प्रारूप तैयार किया गया उसको
जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे उनके समक्ष 26 अक्टूबर 1948 को प्रस्तुत किया गया। आगे हम लोग बात करते हैं कि संविधान सभा के संबंध में जो विचारक थे, चाहे वो भारतीय हों या विदेशी हों, उनके क्या-क्या विचार रहे हैं। जैसे पहले हम लोग बात करें कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। ये कथन किसका है? ग्रैनविले ऑस्टिन का ये कथन है, इम्पोर्टेंट है कि इसको ऐसे कथन हम लोग मेंस में भी यूज़ कर सकते हैं। सेकंड है, अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। यह कथन किसका है? आइवर जेनिंग का कथन है। भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनैतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए। महात्मा गांधी जी का कथन है, जिसके बारे में आज भी चर्चा होती रहती है। प्रारूप समिति ने एक मौलिक प्रलेख तैयार करने के बजाय विद्यमान परिस्थितियों में एक व्यावहारिक प्रलेख तैयार करने की चेष्टा की है। यह भीमराव अंबेडकर जी का कथन है। आगे बढ़ते हम लोग। संविधान के मूल विचारों में किसी का कोई पेटेंट अधिकार नहीं है। यह कथन किसका है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का। भारतीय संविधान का निर्माण विश्व के विभिन्न संविधानों को छानने के बाद किया गया है। यह भीमराव अंबेडकर जी का कथन है। जैसे कि पता है कि इस समय हमेशा से चर्चा रही है कि भारतीय संविधान में को बोरो किया गया है, अलग-अलग देशों के संविधान से लिया गया है। तो ये सच्चाई है कि भारतीय संविधान को अलग-अलग देशों की जो अच्छी चीज़ें थी उसको भारतीय संविधान में समाहित किया गया है। और कुछ लोगों का यह आरोप रहता है कि भीमराव अम्बेडकर जी ने किया ही क्या है, दूसरे देश के जो संविधान थे वहाँ से इन्होंने चीज़ों को चुराया और अपने संविधान में लिख दिया है। तो ये गलत बात है, क्योंकि वो खुद इस बात को स्वीकार करते हैं कि जो भी विश्व की अच्छी चीज़ें हैं उनको समाहित करने व उसको लेने में क्या बुराई है। इन्होंने खुद यहाँ पे बोला है कि भारतीय संविधान का निर्माण विश्व के विभिन्न संविधानों को छानने के बाद किया गया है। यानी विश्व की जो भी अच्छी चीज़ें थी उन सभी को भारतीय संविधान में समाहित करने का काम किया गया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा और विस्तृत संविधान है। आइवर जेनिंग का ये कथन है और ये सही भी बात है, क्योंकि भारतीय संविधान में केंद्र और राज्य दोनों के लिए एक समग्र रूप से एक संविधान लिखा गया है, इसलिए ये काफ़ी बड़ा भी हो जाता है। भारतीय संविधान वकीलों के लिए स्वर्ग समान है। ये किसका कथन है? आइवर जेनिंग का। क्योंकि आइवर जेनिंग ने ऐसा क्यों कहा है? क्योंकि उस समय जो संविधान सभा थी उसके अधिकतर सदस्य वकील हुआ करते थे। भारतीय संविधान कठोरता एवं लचीलेपन के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। यह केसी वेयर का कथन है। केसी वेयर ने का ये कथन है कि भारतीय संविधान में कठोरता भी है और लचीलापन है। यानी कि भारतीय संविधान में आसानी से संशोधन भी किया जा सकता है और कुछ ऐसे प्रावधान हैं जहाँ पे संशोधन के लिए जो संविधान सदन होता है उसकी विशेष बहुमत की ज़रूरत होती है और साथ ही साथ 50% जो राज्य हैं उनके भी बहुमत की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट है कि किसने भारतीय संविधान को अर्धसंघीय संविधान कहा है? तो ये केसी वेयर ने कहा है। भारतीय संविधान को सहकारी संघवाद पर आधारित किसने बताया है? तो ग्रेनविल ऑस्टिन ने सहकारी संघवाद बताया है और अर्धसंघीय संविधान केसी वेयर ने बताया है। भारतीय संविधान के आधुनिक मनु की संज्ञा किसे दी जाती है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को दी जाती है कि भारतीय संविधान के आधुनिक मनु हैं। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। नमस्कार।